बॉयज, शुक्राणु जहाँ बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं उसको, ठीक है। उसमें कौन से दो पार्ट्स होते हैं, कल डिस्कस किया था। दो पार्ट्स कौन से होते हैं? गर्ल्स में कोई बताएगा इधर से? एनीबॉडी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो पार्ट्स हमने बताए थे। दो चीजों से मिलकर मुख्यतः बनता है, दो कोशिकाओं से मिलकर बनता है, दो तरह के सेल से मिलकर बनता है। कोई बताए फटाफट गर्ल्स में? देखिए बताओ। वर्षा तुम बताओ। वर्षा? यस। तो उनको क्या कहते हैं? एक तो जनन कोशिका थी और एक पोषक वाली कोशिका, है ना। जनन कोशिका को हम लोग क्या कहते थे? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल जिसको कहते हैं, ठीक है, मदर सेल। या इसको मैंने और क्या कहा था? जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्माइनल सेल से एपिथेलियम, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है जो उसको पोषण देगा? इससे क्या डेवलप होगा? स्पर्म, ठीक है। पहले क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद फाइनली स्पर्मेटिड्स, है ना, स्पर्मेटिड्स, और फाइनली स्पर्म बनेगा। ऐसे बनाया था, बताया था ना। मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। पहले क्या होगा? अर्धसूत्री, फिर ज्यादा होगा, है ना, इस तरीके से। दूसरा क्या था? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल ये क्या करता है? पोषण देता है, ठीक है। इसके और क्या काम होते हैं? पहला क्या है? पोषण यानी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। दूसरा क्या काम है? कोई बताएगा? कुछ हार्मोन सीक्रेट करना। क्या? कुछ हार्मोन सीक्रेट करना। AMF, ABP इनहिबिट, ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। AMF को हम कहते हैं एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही होगा। क्यों? क्योंकि ये मेल्स में ही ये सेल्स है, तो मेल्स में ही सीक्रेट होगा। और ये डिसाइड करता है कि मेल बेबी क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगी। ये फैक्टर डिसाइड करता है, ठीक है, एंटी म्यूलेरियन फैक्टर। उसके बाद ये क्या सीक्रेट करता है? इसे क्या कहते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और यहाँ पे एंड्रोजन, किस एंड्रोजन की बात हो रही है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये क्या है? एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। जब इस हार्मोन की बहुतायत बॉडी में होने लगती है मेल्स में, तो उनके फीचर्स जो है फीमेल से अलग होने लगते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर उम्र तक आपने देखा होगा लड़के और लड़कियों में अंतर करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आपको आवाज आ रही है, क्योंकि वॉइस भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो बिना देखे कि लड़कियां खेल रही बाहर छोटी या छोटे लड़के खेल रहे, उनकी वॉइस भी सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। धीरे 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 जब मेच्योरिटी आती है, इसको प्यूबर्टी कहते हैं, है ना, तो ये हार्मोन, ये पर्टिकुलर हार्मोन आपके अंदर चेंजेस लेकर आता है। आपकी वॉइस थोड़ा भारी होने लगती है, वॉइस, ठीक है, मेल्स की वॉइस भारी होने लगती है, ठीक है। फेशियल हेयर्स जो है वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। मसल्स की ग्रोथ होने लगती है,
समझ रहे हैं आप? ये सारे डिफरेंसेस कौन लेकर आता है? टेस्टोस्टेरोन। वो क्या ना मर्दाना ताकत, वो इस हार्मोन से आती है, टेस्टोस्टेरोन से, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस लेकर आता है। और यही एक ऐसा हार्मोन है जो स्पर्म के काउंट्स बढ़ाएगा, नंबर ऑफ स्पर्म बढ़ाएगा। ये जिसमें जितना कम होता है उसमें उतनी ज़्यादा कम स्पर्म होते हैं, और उसमें उतना ही कम एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन या जन्म करने की, है ना। कभी देखा होगा जिन कपल्स को बेबीज नहीं हो सकते तो उनकी जांच होती है, मेडिकल जांच होती है। कभी कभार लड़की जो फीमेल होती है उसमें प्रॉब्लम देखी जाती है कि उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। और कभी कभार जेंट्स में देखा जाता है, तो जेंट्स में ज़्यादातर क्या देखा जाता है, इसकी कमी हो जाती है। अगर बेबीज नहीं हो पा रहे तो इस हार्मोन की कमी होती है, ठीक है। और इस हार्मोन की वजह से नंबर ऑफ स्पर्म जो है शुक्राणु उसमें गिरावट आ गई। तो जब शुक्राणु ही नहीं बढ़ेंगे तो बच्चा कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? शुक्राणु बनना बहुत जरूरी है। इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन रोकता है कोई चीज आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ना हो जाए, है ना। हर चीज का एक बैलेंस रहना चाहिए। पता चला कुछ ज्यादा ही मर्द हो गए, समझ रहे? ज्यादा ही मर्द मतलब क्या होगा? एक लिमिट से ज्यादा ही, एक लिमिट तक होना चाहिए। एक लिमिट से ज्यादा मर्द बन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? क्या बोलते हैं? क्या वो ISIS है ना, इस्लामिक टेररिस्ट है ना। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उजट हो जाएगा, बैल हो जाएगा, बिगड़ा बैल। बैलेंस जरूरी है, हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती और मैं आपको ऐसी दवाई दूं जिससे आपकी भूख बढ़ जाए, लेकिन वो इतनी लिमिट में बढ़नी चाहिए जितना कि आपकी बॉडी को फायदा हो। लिमिटलेस से उसमें बढ़ गई तो घर वाले भूखे रह जाएंगे और आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तरह तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, ओबेसिटी, मोटापा वगैरह दुनिया भर की। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये क्या करता है? बैलेंस, इनहिबिट मतलब कम करना। ये सारे बढ़ रहे हैं तो इनको एक लिमिट में लेकर आता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? क्या करोगे? खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो? मैं क्या पढ़ा था? बड़ा प्यारा था एक दूसरे, सही हो दोनों? 6 सही हो? दोनों फीमेल्स हो ना? ये एक मेल है, ऐसे ऐसे छू रहे हो। इज एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ, अलग अलग बैठे, बिल्कुल। ये सब प्यार व्यार बाद में, पढ़ाई पहले। इनहिबिन, तो ये क्या करता है? कौन कौन से हार्मोन्स को डिक्रीज करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनको डिक्रीज करता है, ठीक है। इसका काम आपको समझ में आ गया कि इससे क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। लेकिन स्पर्म बनेगा, किसी को डेवलप होना है, विकसित होना है, तो उसके लिए पोषण चाहिए। पोषण कहाँ से आएगा? यहाँ से। और साथ में कुछ सहायक लगेंगे, सहायक, है ना। मोटिवेशन देने वाला कोई होना चाहिए, सिर्फ खाना देने वाला नहीं होना चाहिए, है ना। मोटिवेशन भी देना है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, तुम टॉप कर सकते हो, तुम अच्छा करियर बना सकते हो, तो ये क्या करेंगे? सहायक। किसको? सब सब सारी नाटक इसके लिए होगी, शुक्राणु बनने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? कल मैंने एक डायग्राम बनाया था, सेमिनिक सेल्स ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाया था, राइट। क्या बनाया था उसमें? इस तरीके से डायग्राम बनाया है ना।
सेंटर में ल्यूमेन था, है ना। तो ऐसे मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया था ना, ऐसे तो कई सारे होते हैं, है ना। कितने होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? एक लॉब्यूल में 2 से 3, है ना। तो ऐसे कई सारे रहते हैं ऐसे इस तरीके से, है ना। और सब में इसी तरीके से अरेंजमेंट रहता है, सब में इसी तरीके से अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। सेंटर में ल्यूमेन रहेगा, सेंटर में ल्यूमेन रहेगा, यहाँ पे स्पर्म का हेड रहेगा, यहाँ पे इसका टेल रहेगा, स्पर्म का हेड रहेगा, टेल रहेगा। क्यों यहाँ पे इसका हेड यहाँ पे क्यों एम्बेड हुआ है सर्टोली सेल में? क्योंकि इसको न्यूट्रिशन लेना है, डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, ठीक है। और इससे क्या है कि बन के आता है ना। इसके ऊपर और भी लेयर्स रहती है, ठीक है। ये तो क्या हो गए सर्टोली सेल्स। बीच में, इसके बीच में भी कुछ सेल्स होते हैं, इनके बीच में सेंटर में यहाँ पे डायग्राम में आप बना लीजिए इसको भी अलग से, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? लीडिंग सेल्स। कौन से सेल्स? लीडिंग सेल्स, ठीक है। और ये हार्मोन रिलीज करते हैं, वो हार्मोन का नाम आप मुझे कल बताएंगे, ठीक है। या इनका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है लीडिंग सेल्स का, ठीक है। इनका कार्य क्या है ये कल आपको बताएंगे, मैं आपके पूछूंगा, लिख लीजिए क्या आपको लीडिंग सेल्स किसी हार्मोन से रिलेटेड है, कोई कार्य करते हैं, वो आप बताएंगे, ठीक है। इन सबके सेंटर पे स्ट्रोमा मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स में बनाया सबने। एक्सेसरी डक्ट्स हमने क्या पढ़ा था? एक्सेसरी डक्ट्स मेल्स में, और क्या पढ़ा था सेकंड? एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या पढ़ा था हमने? हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन सी डक्ट थी? स्मॉल डक्ट, ठीक है। पहले क्या थी? स्मॉल डक्ट। उसके बाद क्या आता है? रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। ये आपको सीक्वेंस पता होगा, ठीक है, लिखने को भी आ सकता है, डायग्राम बनाने को। रेटी टेस्टिस के बाद क्या था? हाँ, क्या था रेटी टेस्टिस के बाद? वासा डिफरेंशिया, VE, ठीक है, वासा डिफरेंशिया। उसके बाद क्या था? एपिडिडाइमिस, उसके बाद VE, वासा डिफरेंशिया। और उसके बाद क्या आता है? इजैकुलेटरी डक्ट, और वो इसमें जाके मर्ज होती है यूरेथ्रा में या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। ये आपको मालूम है ना ये, ठीक है। अभी देखिए स्मॉल डक्ट भी स्पर्म बने, स्पर्म कहाँ बन रहे हैं? शुक्राणु कहाँ बन रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहे हैं। और किस सेल के अंदर एम्बेडेड थे ये? हेड सर्टोली सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ से निकलेंगे ल्यूमेन में जाएंगे, ल्यूमेन से आकर डक्ट्स में आएंगे, स्मॉल डक्ट में, ठीक है। कहाँ से निकले? सर्टोली सेल से निकल के कहाँ है? स्मॉल डक्ट में, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से निकल के रेटी टेस्टिस, ठीक है। रेटी टेस्टिस क्या है? नेटवर्क है इसका ऑफ कैनाल्स, नलिकाओं का नेटवर्क, बताया था ना, ढेर सारी ऐसे ऐसे रहते हैं। रेटी टेस्टिस सारा कलेक्शन स्पर्म का कहाँ हो रहा है? रेटी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद कहाँ आएगा? वासा डिफरेंशिया में। ये कितने होते हैं? 10 से 15 पतली पतली, राइट। ये टेस्टिस का
यहाँ पे रेडियल टेस्टिस था, यहाँ से वासा फ्रेंचिया निकलती है, राइट, है ना? कितने हैं? 10 से 15। कितने होते हैं? 10 से 15, ठीक है। और काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट किसका? स्पर्म का, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। वहां से जब ट्रांसपोर्ट होके एपिडिडाइमिस में आएंगे। एपिडिडाइमिस क्या है? हाईली कॉइल्ड, दिखाया था, हाईली कॉइल्ड स्प्रिंग के जैसा। लगभग इसका लेंथ कितना होता है? 4 to 5 मीटर, 4 से 5 मीटर। सोचो, छोटी सी जगह में 4 से 5 मीटर की ट्यूब फोल्ड करके डाली हुई है, छोटी सी जगह में 4 से 5 मीटर की ट्यूब फोल्ड करके स्प्रिंग जैसा डाला हुआ है। ये क्या है? एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? लिख लीजिए, ये डायग्राम बनाया ना, उसी के साइड में लिख लीजिए। स्पर्म का टेम्परेरी स्टोरेज, स्पर्म का टेम्परेरी स्टोरेज, संरक्षण, टेम्परेरी स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्या कारण है? स्पर्म के मैच्योर होने के लिए, लिखिए, स्पर्म के मैच्योर होने के लिए, स्पर्म के मैच्योर होने के लिए। तो फिर कर लो, जिसने कॉपी नहीं चेक कराई, चेक कराएगा। एपिडिडाइमिस में टेम्परेरी आप पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कैसे पूछना है, कौन सा मेरे किसी नहीं पढ़ा रही। अब वो पूछते हैं तो क्या पूछूं मैं इससे? क्या मुझे तुम्हारा सवाल नहीं समझ में, सवाल पूछ रहे हो या मुझे कुछ बता रहे हो? मैं बता रही हूं आपको, क्या है नोट सुना है, आपको पता है कि कैसे पूछना है, कौन सा क्वेश्चन आपको पता है। जो नहीं पढ़ा रहा है, जो दवाई में नहीं पढ़ा रहा है, नहीं पता कि है क्या, वो फिर पूछते समझ में नहीं आता, वो पूछे क्या क्या सर अभी मतलब कर दिया इसको समझा इसका सवाल? इसका कहने का मतलब है कि आप पढ़ा रहे हो तो आपको समझ में आ रही है क्या, लेकिन इससे कोई पूछता है तो क्या बताइए है क्या, तो इसे बताया ऊपर क्या लिखा है मैंने? एक्सेसरी डक्ट्स, लॉन्ग लिखना है। इसी को आप पेपर में आप यही बना देना, 100% मार्क्स मिलेंगे आपको। फ्लो चार्ट बनाने के मार्क्स मिलते हैं बहुत अच्छे। आपको पता है, अगर आप ऐसे आंसर लिख रहे हो, आप अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एग्जामिनर होते, ठीक है, तो आपको चार्ट डायग्राम पसंद होता है या पैराग्राफ भर भर के लिख रखा है? आपको पता है एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं, एक कॉपी चेक करने के फलाने रुपए, जो भी हो XYZ, ठीक है, और वो बहुत स्पीड में चेक करते हैं कॉपी, जितना जल्दी उनका काम फिनिश, ठीक है। और एक कॉपी ऐसी है जिसमें पैराग्राफ भर भर के लिखे हुए हैं बिल्कुल, और उसको एक एक लाइन पढ़नी पड़ रही, कष्ट हो रहा है उसे, और एक ने उसे फ्लो चार्ट में दिखा दिया। किसको पढ़ने में आसानी होगी? फ्लो चार्ट देखते ही उसको समझ में आ जाएगी, पूरा चार्ट देखते ही नजर में उसे समझ में आ जाएगी इस बच्चे को सवाल है, वो टिक करेगा, फुल मार्क देगा, आगे बढ़ जाएगा। ये बेस्ट तरीका है। बाकी तुम्हें जैसे लिखना है वैसे इसको तुम लाइन में लिख सकती हो, ठीक है। कैसे लिखोगी? अब ये भी मैं लिखा हूं, स्पर्म मैच्योर होने के बाद सेटोरी सेल से निकलता है स्मॉल डक्ट्स में, स्मॉल डक्ट से निकल के रेडियल टेस्टिस में इकट्ठा होता है, रेडियल टेस्टिस से निकल के वासा फ्रेंचिया में आता है। वासा फ्रेंचिया क्या है? 10 से 15 लगभग नंबर में होती है, ठीक है। इस तरीके से आप बनाते जाओ उसको, ये तो कॉमन सेंस है। शॉर्ट नोट्स में कैसे होते हैं? अगर मैं किताब ही एक नई किताब ना बनवा दूंगा, आप केवल एक नई बालाजी पैदा कर दोगे और कुछ नहीं, एंड में समझ रहे हो आप? जब आप लिखोगे पूरा सब लिखते ही जा रहे हो, तो एक नई बालाजी आपकी और बन जाएगी। बालाजी से पढ़ लो ना जाके, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको अगर ये लिखना है तो आप ये बना दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके पास कोई नहीं काट सकता।
ठीक है। नहीं तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का वो पता है, वो अच्छा लगता है, तो आप टेक्स्ट बुक की तरह लिखो, ठीक है। बुक्स क्यों पढ़नी है, जाके क्लास में आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आप बुक पढ़िएगा, और बुक के हिसाब से अगर आपको लिखने की आदत है तो पैराग्राफ्स में लिखिए, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पैराग्राफ में लिखने के बाद भी अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहो, अगर आप एक साइड में फ्लो चार्ट छोटा सा बना दो तो आपको पैराग्राफ नहीं पड़ेगा, तो आपको फ्लो चार्ट देख के मार्क्स देगा, डायग्राम देख के मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ये 4 से 5 मीटर की होती है, हाईली क्वाइड होती है। कैसी होती है? हाईली क्वाइड, हाईली क्वाइड, ठीक है। क्या होता है इसमें? लगभग लिखिए, लगभग 1 हफ्ते तक स्पर्म का स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज होता है। लगभग 1 हफ्ते तक स्पर्म का टेम्परेरी स्टोरेज होता है। इशिता तुम लिख रही हो, कॉपी उधर पड़ी है, मैं आप कैसे लिख रही हो? सर जी पूछ रहे हैं 1 हफ्ते तक। हाँ, क्या लिखा तुमने? क्या लगभग 1 हफ्ते तक स्टोर रहता है, टेम्परेरी स्टोरेज रहता है स्पर्म का, मैच्योर होने के लिए, ठीक है, मैच्योर होने के लिए, ठीक है। अभी आप लोग मैच्योर हो कि मैच्योर हो? अभी आप लोग उतने मैच्योर नहीं हो, ठीक है, इसलिए अभी स्कूल में स्टोर किए गए। इस साल के बाद आप बाहर फेंक दिए जाओ मैच्योर होते जाओ, ठीक है। मैच्योरिटी जीवन भर आती रहती है, अभी कोई आदमी परफेक्टली मैच्योर नहीं होता, कोई भी हो, जीवन भर आदमी सीखता ही रहता है। लिखा वासा डिफरेंस में लिखिए, वासा डिफरेंस में क्या होता है? वासा डिफरेंस में परमानेंटली स्टोर रहते हैं, देखिए परमानेंट स्टोरेज रहता है स्पर्म का परमानेंट स्टोरेज कहाँ रहता है? वासा डिफरेंस में, और जरूरत पड़ने पे वासा डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा के बाहर जाता है, यहाँ पे परमानेंट स्टोर रहेगा, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज रहेगा, ठीक है, यहाँ पे। और कहाँ पे रहता है वासा डिफरेंस में भी? कहाँ पे परमानेंट स्टोरेज रहता है? लिख लो एम्प्यूला में, एम्प्यूला ऑफ वासा डिफरेंस, बताया था ना, एक वाइट पोर्शन रहता है, एम्प्यूला बनाया, एम्प्यूला ऑफ वासा डिफरेंस, यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज रहता है। क्या रहता है? परमानेंट स्टोरेज। आप लोग चाहते हो कि आपको उंगली पकड़ के मैं लिखवाऊं एक तब आप, और मैं बता रहा हूँ, सर्वे बता रहा हूँ, तब भी आप लोगों में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। कंसेप्ट समझिए, बुक को पढ़िए, कंसेप्ट समझिए, बुक को पढ़िए, ये होता है डेली, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ से क्या हुआ? परमानेंट, जब जरूरत पड़ी तो इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर जाएगा, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट किससे मिलकर बनती है? 2 डक्ट से मिलकर बनती है, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल प्लस डक्ट ऑफ वासा डिफरेंस, ठीक है, एंड यूरेथ्रा यूरिन कनेक्टेड ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए मेल्स में यूरिन और स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए एक ही मार्ग होता है, ठीक है, और वो मार्ग क्या है?
मार्ग ये है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट या यूरेथ्रा, ठीक है। मेल्स में यूरिन और स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए एक ही मार्ग होता है, और वो कौन सा मार्ग है? यूरेथ्रा या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट दोनों एक साथ नहीं जाते, यूरिन जाएगा तो स्पर्म नहीं जाएगा, स्पर्म जाएगा तो यूरिन नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड्स टॉपिक का जल्दी पढ़ो। एक्सेसरी ग्लैंड्स का एक्सेसरी ग्लैंड्स, जल्दी बताइए फटाफट। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी थी? एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी थी? सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल या कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है। अब इन ग्लैंड से भी कुछ सिक्रेशन, इन ग्लैंड से भी कुछ द्रव निकलता है और वो जाके स्पर्म के साथ मिलके बाहर जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं? वो हेल्प करता है, प्रजनन में हेल्प करता है, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल कितनी होती है? 2, ठीक है। कितनी होती है? 2। अब मैं इसको लिखूं 2 होती हैं, पूर्णविराम। तो नोट्स किस बात के है ना? सेमाइनल वेसिकल कितनी होती है? 2 होती है। कहाँ पे होती है सेमाइनल वेसिकल? कहाँ होती है? यूरिनरी ब्लैडर के पास, दिखाया था ना डायग्राम में, ठीक है। वो आप लिख लेना। दूसरा क्या चीज है, इसका क्या फंक्शन है, क्या रिलीज होता है इससे? फ्रुक्टोज। इसके कंटेंट में, इसके द्रव में क्या क्या होता है? द्रव क्या रहता है इसमें? फ्रक्टोज प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रक्टोज प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फ्रक्टोज क्या है? एक शुगर का फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी देगा इसको स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। समझ रहे? और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करेगा, ठीक है, मूव करने में हेल्प करेगा। पोषण में लिख लीजिए, पोषण ट्रांसपोर्ट में हेल्प, पोषण और ट्रांसपोर्ट में। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है? इसमें जो सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन होता है कि एसिडिक होता है? एल्कलाइन। और पीएच कितना रहता है इसका द्रव का? लगभग 7.4 एल्कलाइन होता है, ठीक है। और एल्कलाइन पीएच में ही आपका स्पर्म सर्वाइव कर सकता है, ठीक है।
स्पर्म जो है शुक्राणु एल्कलाइन पीएच में ही सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इसका एल्कलाइन पीएच है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसका पीएच कितना होता है? लगभग 6.8, स्लाइटली एसिडिक, लगभग न्यूट्रल के आसपास 6.8 पीएच। ठीक है, ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट स्पर्म को एक्टिवेट करता है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और ये इसका सिक्रेशन क्या करेगा? इसका द्रव लुब्रिकेंट का काम करेगा। लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, लुब्रिकेंट का मतलब चिकना नहीं होता, चिकना चीज है ना, वो काम करता है लुब्रिकेंट। हाँ पूछो। सेमाइनल वेसिकल कितने होते हैं? 2, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 और बल्बोइथर ग्लैंड 2। ठीक है, 2 इन नंबर, संख्या में 2 ऐसे लिखना है आप, 1 संख्या में 1 और संख्या में 2 बल्बोइथर ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों किसके ये दोनों कहाँ पे होते हैं? यूरिथ्रा के, यूरिथ्रा यूरिथ्रा के पास। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? यूरिथ्रा के पास दोनों। सर एक मिनट, ये तो कहाँ है? आपसे पूछना है आपको दिया ही नहीं कुछ। वहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पे हम दिख जाएंगे क्या? इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा बेस्ट स्टूडेंट दिखेगा तो कम से कम। पढ़ाई भी पूछ लेंगे। पूछो पूछो। सबको सुनाएंगे थोड़ी आप पढ़ाई। देखो, हेलो मिश्रा जी, 2 होते हैं। इसका कंटेंट, द्रव जो इससे निकलता है उसके द्रव का कंटेंट क्या होता है? फ्रक्टोज प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका काम क्या होता है? पोषण और ट्रांसपोर्ट में है। किसको पोषण देगा, ट्रांसपोर्ट करेगा? स्पर्म को। एल्कलाइन होता है इसका पीएच कितना होता है? लगभग 7.4। इसका पीएच 6.8 होता है, लगभग न्यूट्रल होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो द्रव निकलता है इसका काम क्या होता है? स्पर्म को एक्टिवेट करना और एक्टिवेट करना, एक्टिवेट मतलब मोटिवेट। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं? यूरिथ्रा के पास, वो भी यूरिथ्रा के पास होता है। ठीक है, बल्बोइथर। इसका क्या काम होता है? लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, ये द्रव लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, किसी चीज को अगर पास होना है, ठीक है, किसी चीज को पास होना है, जैसे सपोज आप मान लीजिए फिसल पट्टी में आप फिसलते हैं। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल बच्चे को बोलूं कि उससे फिसलो आप, फिसल पट्टी का जो सरफेस है वो सूखा हो, ठीक है, और एक में मैं डाल दूं पानी, तो सबसे तेज किसमें फिसलेगा? पानी वाले में। और एक में डाल दूं ऑयल, तो सबसे तेज किसमें फिसलेगा? ऑयल वाले में, है ना। तो ऑयल सबसे ज्यादा लुब्रिकेंट हुआ ना, तो वो लुब्रिकेंट की बात है। अभी आप समझा, उसका द्रव लुब्रिकेंट का काम करता है। स्पर्म को जल्दी से पास करना है आगे की तरफ। ठीक है, ये क्लियर है आपको? क्लियर है सबको? हाँ, अभी एक बात बताइए, जब स्पर्म बाहर आएगा बॉडी के, स्पर्म जब बॉडी के बाहर आएगा तो स्पर्म में कौन कौन से कंटेंट होंगे? ध्यान से सुनिए, स्पर्म जब बॉडी के बाहर आता है तो उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं? स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसिकल के कंटेंट्स। ठीक है, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल प्लस और किसका कंटेंट होगा? सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस और किसका सिक्रीशन होगा?
और किसका सिक्रीशन होगा इसमें? सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल और सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, या बल्बो यूरिनरी ग्लैंड, ठीक है, आप समझ रहे हैं? अब बताओ छाती कौन सी छाती? लड़की करिए दूसरे को मार आप लोगों को समझ में आ रहा है? स्पर्म के साथ साथ कौन सा कंटेंट निकल रहा है? साथ में सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड और सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड। इन तीनों के सिक्रीशन को क्या कहते हैं? ये तीनों के सिक्रीशन को जब कंबाइन किया जाता है तो कहते हैं सीमेन। क्या कहते हैं? सीमेन, ठीक है, क्या कहते हैं? सीमेन। और एक बार के इजैकुलेशन में 2 से 3 ml सीमेन निकलता है, ठीक है, 2 से 3 ml। और इसमें कितने स्पर्म हो सकते हैं? स्पर्म कितने होते हैं इसमें? एक बार के इजैकुलेट में 200 मिलियन से 300 मिलियन तक। इसको हम लोग नॉर्मल काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल काउंट। क्या कहते हैं? नॉर्मल काउंट। लिख लीजिए नोट से यहाँ। इन तीनों के कंटेंट को मिला के कहते हैं सीमेन। एक इजैकुलेट में वन इजैकुलेशन में 2 से 3 ml सीमेन सिक्रेट होता है, ठीक है। और कितने स्पर्म मिलते हैं? 200 से 300 मिलियन। जैसे वहां बराबर कितने थे? हजारों में थे, वैसे यहाँ पे मिलियंस में, ठीक है। और मेन काम कौन करेगा? इनमें से कोई एक 200-300 मिलियन में से कोई एक जाएगा और ओवम के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा, ठीक है। लिख लिया सबने? मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। ए बॉयज लिखो फटाफट। छोड़ो लड़की, नहीं मिल रहा तो अंदर आओ, बैठो, बाद में क्लास के बाद ढूंढो। 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट। लड़की को चलो 2 मिनट वेट करो। अभी 2 टर्म्स हैं, एक होता है स्पर्मिएशन और एक होता है इजैकुलेशन, ठीक है। स्पर्मिएशन का मतलब होता है सर्टोली सेल से स्पर्म का वासा डिफरेंस परमिशन वासा डिफरेंस नहीं है। एपिडिडाइमस, ठीक है, सर्टोली सेल से स्पर्म का एपिडिडाइमस तक ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है? सर्टोली सेल से निकलकर मैच्योर होकर जब एपिडिडाइमस तक जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। और इजैकुलेशन क्या किसे कहते हैं? वासा डिफरेंस से
डिफरेंस से स्पर्म का सडन मतलब अचानक, सडन मूवमेंट बॉडी के बाहर, इसे क्या कहते हैं? इजैकुलेशन। वहाँ पे इजैकुलेशन एक टर्म लिखी थी, एक इजैकुलेशन, तो वो यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, समझे? कोई डाउट किसी को? चलिए आप पूछिए। यहाँ से बॉडी के बाहर जाएगा तो उसे इजैकुलेशन कहेंगे और ये स्पर्मेशन। ठीक है, ठीक है। छोटा सा एक हेडिंग आ रही है, इरेक्शन। इरेक्शन मतलब हार्डनिंग ऑफ पेनिस। पेनिस का हार्डनिंग जो होता है वो इरेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इरेक्शन। क्यों होता है? क्यों? हाई ब्लड सप्लाई की वजह से, हाई ब्लड सप्लाई की वजह से। ठीक है, हाई ब्लड सप्लाई की वजह से इरेक्शन जो है हार्डनिंग ऑफ पेनिस होता है, एंड बिकॉज ऑफ हाई ब्लड सप्लाई की वजह से, बहुत इंक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाती है, उसकी वजह से हार्डनिंग होती है पेनिस की। ठीक है, इसको कहते हैं इरेक्शन। और इरेक्शन जो होता है इसमें, उसके लिए दो तरह के टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो तरह के टिश्यूज। ठीक है, कौन कौन से? कॉर्पस कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पोरेंजियम। एक बजे के बाद छुट्टी कर दो। इसमें दो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, दो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोरेंजियम, जो हेल्प करता है इरेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए, टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस का जो एपिडिडाइमस होता है, उसका जो कॉर्डल एंड होता है, कॉर्डल मतलब पीछे वाला जो एंड होता है, वो स्क्रोटल सैक मतलब टेस्टिस की कवरिंग, इससे अटैच रहता है एक इलास्टिक टिश्यू से। ठीक है, इसको कहते हैं ट्यूबरनाकुलम। दो बोन्स है आपकी, दो बोन्स के बीच में टेंडन्स पड़े थे, है ना, जॉइंट्स। अगर टेंडन्स ना हो, रस्सी से एक ना बंधे हो, तो बोन्स अलग अलग नहीं हो जाएंगे ना, अंडकोश गिर नहीं जाएंगे। देखिए ग्यूबर्नाकुलम, देखिए ग्यूबर्नाकुलम, ये ग्यूबर्नाकुलम लिखा ना, ग्यूबर्नाकुलम एक इलास्टिक टिश्यू है। ग्यूबर्नाकुलम एक इलास्टिक टिश्यू है, जिसकी सहायता से एपिडिडाइमस का आखिरी हिस्सा,
टेस्टिस और एब्डोमेन से, टेस्टिस और एब्डोमेन से, टेस्टिस और एब्डोमेन से अटैच रहता है, अटैच जुड़ा रहता है, अटैच मतलब जुड़ा रहता है, ठीक है। इरेक्शन क्या है? हार्डनिंग ऑफ पेनिस। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई ब्लड सप्लाई, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल दो तरह के सेल्स होते हैं, दो तरह के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? कॉर्पस कैवर्नोसा एंड कॉर्पस इसकी स्पेलिंग से लिख लो यार, स्पॉन्जियोसम है, सॉरी स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। बैठे रही, बैठे रही, मैं आ रहा हूँ सबकी कॉपी देखने की, बैठे। सबने लिखा है कि नहीं? ओपन करके रखो सब लोग। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये कॉर्पस कैवर्नोसा, CAVERNOSA, कॉर्पस कैवर्नोसा। 97 मार्क्स बायोलॉजी में मोहम्मद लेकर आया, उसका कोई ट्रिक नहीं था। स्टार्टिंग से मैं नोटिस कर रहा था और मैंने सब बच्चों को भी ओपनली बताया, कोई वो वैसा करता ही नहीं, इसलिए सिर्फ वही लाता था। सेकंड इससे जो सेकंड आया उसके 86 के आसपास है, मतलब सीधा 10 से 11 मार्क्स पीछे है उससे, ठीक है। और वो क्या करता था? टीचर के पहले यानी मेरे आने से पहले उसका पार्ट एक बार पूरा पढ़ चुका हो, यानी पहले से बुक को पढ़ना, चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। पहले से चैप्टर को पढ़ के रखना। एक बार वो रीडिंग कर ही लेता था कम से कम। मैंने कहा कल से मैं मानव जनन पढ़ाऊंगा और वो पहले से ही उसको पूरा पढ़ गया था, पूरा, आधा अधूरा नहीं, पूरा पढ़ गया था, 2-4 पेज भी नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ गया था, ठीक है। चाहे उसको पूरा दिन लग जाए बैठ के पढ़ने में, ठीक है, पहला टिप। दूसरा, जब मैं नोट्स देता था, नोट्स आज पढ़ाया तो घर जाके वो नोट्स याद कर लेता था, रिवीजन कर लेता था अच्छे से, ठीक है। और वो नोट्स पढ़ने के बाद फिर से वो किताब को एक बार पढ़ता था, अपनी किताब को, जिसको वो मेन बुक मान के चल रहा था, NCERT। उसने सिर्फ NCERT पढ़ी और कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ी। उसके पास NCERT थी और वो डेली NCERT लेकर आता, ठीक है। NCERT बेस्ट होते थे, बाकी सब उसकी कॉपी है। नोट्स जो मैं नोट्स देता था वो डेली के डेली वो याद कर लेता था, और याद करने के बाद, लर्न करने के बाद वो वापस से उस चैप्टर को पूरा पढ़ता, वापस से वो उतना पोर्शन पूरा पढ़ता, उतना जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो उसको बहुत आसान हो जाता, मतलब उसका रिवीजन हो रहा है। उसके बाद जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता था इस तरीके से, है ना, वो डेली की डेली पढ़ रहा है, जब पूरा खत्म हो जाता था तो उसके बाद वो फिर से नोट्स को प्लस NCERT के चैप्टर को वापस से रिवाइज कर लेता था, ठीक है। और इतना करने के बाद NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों वो पढ़ लेता है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ के छोड़ देता, 1-2 बार पढ़ के छोड़ देता, तो उसका पूरा चैप्टर इस तरीके से तैयार हो जाता है। उसके बाद अगर मैंने कोई टेस्ट लिया तो वो फटाक से रिवाइज कर लेता था, क्योंकि उसने इतनी बार रिवाइज कर रखा है हर एक सेक्शन को, तो उसका रिवीजन बहुत तेज होता था, ठीक है। आप समझ रहे हैं? ये कोई सीक्रेट नहीं, ये ओपन है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। और समय समय पे चीज़ों को रिवाइज, अभी लास्ट का चैप्टर किसने रिवाइज किया? किसी ने नहीं पढ़ा। लास्ट के चैप्टर से अभी मैं क्वेश्चन पूछना चालू करूँ तो आप लोग नहीं जवाब देते, ठीक है। दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? दे सकते, गुड, दे सकते तो अच्छी बात, लेकिन ये तरीका आपको आता है, ठीक है। टीचर सिर्फ पढ़ा के जाएगा, आपको घर जाके पढ़ना है, उस चीज को देखना है। अच्छा, ये जो नोट्स आपने लिखे हैं ना, अगर इसको आप आज ही घर जाके नहीं देखोगे तो 2-3 दिन के बाद अगर देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है।
घंटा कुछ नहीं समझ में आया, इससे ज्यादा प्लेन और कोई नहीं बोलेगा। घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आज के आज ही देखोगे तभी वो माइंड में फ्रेश है और आपको समझ में आएगा कि ये बात कही है। क्योंकि मैंने नोट्स तो लिखा दिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो नहीं है ना कॉपी में, कहानी तो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, मेरे बोल तो नहीं है ना आपकी कॉपी में, आपके नोट्स है सिर्फ। तो बोल आपको आज के आज ही याद रहेंगे, जो मेरे बोल हैं वो आज ही याद रहेंगे, कल परसों भूल जाओगे आप। तो नोट्स देखोगे तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, इसलिए आज के आज ही पढ़ना है।